एफसीआरए क्या है और 2026 बिल क्यों आया? विदेश से भारत में आने वाला पैसा आखिर किसके लिए इस्तेमाल हो सकता है? क्या कोई भी एनजीओ विदेश से पैसा प्राप्त कर सकता है? और अगर किसी संस्था का एफसीआरए रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाए तो विदेश से मिले पैसे और उससे बनाई गई संपत्ति का क्या होगा? इन्हीं सवालों से जुड़ा है एफसीआरए अमेंडमेंट बिल 2026। लेकिन एफसीआरए आखिर है क्या? फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? सरकार विदेशी फंडिंग को रेगुलेट क्यों करती है? और 2026 का नया बिल क्या है बदलाव प्रस्तावित करता है? आज हम इन्हीं सभी सवालों को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। एफसीआरए का पूरा नाम फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। भारत में विदेशी कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने के लिए मुख्य कानून एफसीआरए 2010 है। सरल भाषा में समझिए, जब किसी पात्र भारतीय ऑर्गेनाइजेशन को विदेशी स्रोत से कंट्रीब्यूशन मिलता है तो उस कंट्रीब्यूशन पर एफसीआरए के नियम लागू हो सकते हैं। कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन को प्राप्त करने और उसका उपयोग करने की प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार हो। फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन को केवल विदेशी पैसा समझना पूरी तरह सही नहीं है। कानून की परिभाषा में निर्धारित परिस्थितियों में करेंसी सिक्योरिटी और कुछ आर्टिकल भी शामिल हो सकते हैं। फॉरेन सोर्स में विदेशी सरकार या उसकी एजेंसी, फॉरेन कंपनी, फॉरेन ट्रस्ट या सोसाइटी और विदेशी नागरिक जैसे स्रोत शामिल हो सकते हैं। इसलिए एफसीआरए या देखने का एक कानूनी फ्रेमवर्क देता है कि विदेशी स्रोत से प्राप्त कंट्रीब्यूशन को किस तरह रेगुलेट किया जाए। विदेशी फंडिंग को रेगुलेट क्यों किया जाता है? अब सवाल है, विदेशी फंडिंग पर नियम क्यों? इसका पहला कारण है ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। पैसा कहाँ से आया? दूसरा, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही। पैसा किसी उद्देश्य से मिला और उसका उपयोग कैसे हुआ। तीसरा, नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हित। फॉरेन फंडिंग से जुड़े संभावित बाहरी प्रभाव को भी रेगुलेट पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, हम विदेशी कंट्रीब्यूशन अवैध होता है। कानून के अनुसार एलिजिबल ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्राप्त कर सकती है। एफसीआरए रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है? अब समझिए, एफसीआरए रजिस्ट्रेशन पात्र ऑर्गेनाइजेशन को फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्राप्त करने के लिए कानून के अनुसार रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेबल परमिशन की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन रजिस्ट्रेशन मिल जाने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉर्ड्स रखने, कंट्रीब्यूशन का उचित अल्टीनेशन करने और अन्य रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट का पालन करना होता है। इसलिए एफसीआर को 3 शब्दों में समझिए: रजिस्ट्रेशन, कॉम्प्लिनेंस, अकाउंटेबिलिटी। अब बात करेंगे 2026 बिल का मुख्य मुद्दा क्या है। अब आते हैं 2026 के अमेंडमेंट बिल पर। बिल का एक महत्वपूर्ण विषय है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एफसीआरए सर्टिफिकेट समाप्त हो जाए तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन और उससे जुड़ी एसेट्स का क्या होगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन से एक भवन बनाया, कुछ समय बाद उसका एफसीआरए सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया, सरेंडर हो गया या कुछ अन्य निर्धारित परिस्थितियों में समाप्त हो गया। अब सवाल उठता है, उस भवन उससे जुड़े फॉरेन कंट्रीब्यूशन का क्या होगा। 2026 इसी तरह की परिस्थितियों के लिए नया लीगल फ्रेमवर्क प्रस्तावित करता है। डिजिग्नेटेड अथॉरिटी क्या है?
बिल में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है डिजिग्नेटेड अथॉरिटी। सरल भाषा में समझिए, अगर ऑर्गेनाइजेशन का एफसीआरए सर्टिफिकेट समाप्त हो जाता है तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन और संबंधित एसेट्स के सुपरविज़न, मैनेजमेंट और डिस्पोजल के लिए डिजिग्नेटेड अथॉरिटी की भूमिका प्रस्तावित की गई है। यानी रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के बाद एसेट्स का भविष्य तय करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होगा। अब तक हमने समझा एफसीआरए क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, एफसीआरए रजिस्ट्रेशन क्यों महत्वपूर्ण है, और 2026 बिल में डिजिग्नेटेड अथॉरिटी क्यों महत्वपूर्ण है। लेकिन कहानी अभी बाकी है। क्या ऑर्गेनाइजेशन अपनी संपत्ति वापस पा सकती है? प्रोविंशनल और परमानेंट विजिटिंग क्या है? एनजीओ का इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? और सरकार के इस प्रस्ताव को लेकर कौन कौन से सवाल उठ सकते हैं, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा भाग 2 में। ऐसे सरल और तथ्यात्मक एजुकेशनल वीडियो के लिए आकाश एजुकेशनल को फॉलो करें। एनजीओ की संपत्ति का क्या होगा, सरकार की भूमिका और पूरी बहस हम लोग समझेंगे। पिछले भाग में हमने समझा कि एफसीआरए क्या है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, और 2026 के बिल में डिजिग्नेटेड अथॉरिटी की व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है। अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एफसीआरए सर्टिफिकेट समाप्त हो जाए तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन और उससे बनाई गई संपत्ति का क्या संपत्ति वापस मिल सकती है? एनजीओ पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और सरकार इस व्यवस्था को क्यों जरूरी मानती है? आइए भाग 2 में इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। एफसीआरए सर्टिफिकेट समाप्त होने पर क्या होगा? 2026 बिल में कुछ परिस्थितियों में एफसीआरए सर्टिफिकेट के समाप्त होने पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन और उससे जुड़े एसेट्स के लिए विशेष व्यवस्था प्रस्तावित है। ऐसे स्थिति कैंसिलेशन, सरेंडर या सर्टिफिकेट की एक्सपायरी तथा रिन्यूअल से जुड़ी परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकती है। बिल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रजिस्ट्रेशन समाप्त होने के बाद फॉरेन कंट्रीब्यूशन और उससे बनी एसेट्स बिना स्पष्ट रेगुलेटरी व्यवस्था के ना रहे। इसीलिए डिजिग्नेटेड अथॉरिटी की भूमिका प्रस्तावित की गई है। अब एक महत्वपूर्ण शब्द प्रोविंशनल वेस्टिंग, इसे आसान भाषा में समझिए। कुछ परिस्थितियों में बिल फॉरेन कंट्रीब्यूशन और संबंधित एसेट्स को प्रोविंशनल रूप से डिजिग्नेटेड अथॉरिटी में वेस्ट करने का प्रस्ताव करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर मामले में संपत्ति तुरंत हमेशा के लिए चली जाएगी। बिल ऑर्गेनाइजेशन को निर्धारित परिस्थितियों में अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू, रीस्टोर या नया रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने का अवसर देने की व्यवस्था प्रस्तावित है। अगर ऑर्गेनाइजेशन निर्धारित शर्तों को पूरा करती है तो कंट्रीब्यूशन या एसेट्स की वापसी की व्यवस्था लागू हो सकती है। वापसी की व्यवस्था। परमानेंट वेस्टिंग क्या है? अब दूसरा महत्वपूर्ण शब्द यह है परमानेंट वेस्टिंग। अगर निर्धारित समय में परिस्थितियों में ऑर्गेनाइजेशन की रजिस्ट्रेशन स्थिति ठीक नहीं होती है तो एसेट्स परमानेंटली वेस्ट होने की स्थिति आ सकती है। इसके बाद बिल पब्लिक पर्पस के लिए इन एसेट्स के इस्तेमाल का फ्रेमवर्क प्रस्तावित करता है। कुछ परिस्थितियों में एसेट्स को केंद्र या राज्य सरकार की एजेंसी या अथॉरिटीज़ को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। कुछ परिस्थितियों में एसेट्स के डिस्पोजल की भी व्यवस्था प्रस्तावित है। अब एक संवेदनशील विषय, अगर किसी एसेट्स की प्लेस ऑफ वर्शिप यानी धार्मिक स्थल से संबंधित हो तो बिल में ऐसी परिस्थितियों के लिए विशेष प्रावधान प्रस्तावित है। संबंधित धार्मिक स्थल के धार्मिक चरित्र को बनाए रखने की बात कही गई है।
इसलिए बिल के सामने समय केवल सोशल मीडिया की हेडलाइंस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। पूरा कानूनी प्रावधान पढ़ना जरूरी है। एनजीओस पर संबंधित प्रभाव। अब सवाल है, इस बिल का एनजीओस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है एफसीआरए कॉम्प्लिनेंस। ऑर्गेनाइजेशन को अपने रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी पर ध्यान देना होगा। रिन्यूएबल से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन का उपयोग कानून के अनुसार करना होगा। फाइनेंशियल रिकॉर्ड एसेट से जुड़े डॉक्यूमेंट भी व्यवस्थित रखने होंगे। विशेष रूप से जिन ऑर्गेनाइजेशंस के पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन से बनाई गई महत्वपूर्ण एसेट्स हैं, उनके लिए एफसीआरए स्टेटस को कॉम्प्लिनेंस बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सरकार का पक्ष और गवर्नेंस के सवाल। सरकार के दृष्टिकोण से फॉरेन कंट्रीब्यूशन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एफसीआरए सर्टिफिकेट समाप्त हो जाता है तो उससे जुड़े फॉरेन कंट्रीब्यूशन और एसेट्स के बारे में स्पष्ट कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ सवाल पूछना भी जरूरी है। क्या प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी? क्या ऑर्गेनाइजेशन को अपना पक्ष रखने की उचित अवसर मिलेंगे? एसेट्स और मैनेजमेंट और डिस्पोजल की प्रक्रिया कितनी स्पष्ट होगी? और क्या प्रभावी कानूनी रेमेडी उपलब्ध होगी? यही इस बिल से जुड़े गवर्नेंस डिबेट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल में एफसीआरए वोलाटाइल्स एंड इन्फॉर्मेंट से जुड़े प्रावधानों में भी बदलाव प्रस्तावित है। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की पीआरओ अप्रूवल से जुड़ी व्यवस्था भी प्रस्तावित की गई है। इसलिए यह बिल केवल एसेट्स की बात नहीं करता, इससे इन्फॉर्मेंस और इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क से जुड़े बदलाव शामिल हैं। तो एफसीआरए बिल 2026 को आसान भाषा में समझने या एफसीआरए फ्रेमवर्क में बदलाव का प्रस्तावित इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन ऑर्गेनाइजेशन के फॉरेन कंट्रीब्यूशन और एसेट से जुड़ा है जिनका एफसीआरए सर्टिफिकेट समाप्त हो जाता है। बिल में डिजिग्नेटेड अथॉरिटी, प्रोविंशनल विजिटिंग और परमानेंट वेस्टिंग और व्यवस्थाएं प्रस्तावित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, यह अभी बिल अंतिम कानून नहीं है, इसलिए इसकी अंतिम स्थिति और संसद में होने वाले संभावित बदलाव को ध्यान में रखना जरूरी है। एफसीआरए की बहस केवल विदेशी पैसे की बहस नहीं है, यह पारदर्शिता, जवाबदेही, राष्ट्रहित और उचित कानून प्रक्रिया के बीच संतुलित की भी बहस है। अगर आपको ऐसे सरल और तथ्यात्मक एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो आकाश एजुकेशनल को फॉलो करें।